तो फिर आरबीआई क्या बोलता है, बाप से इंटरेस्ट मांगेगा, शर्म नहीं आई। हे चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? वेल एंड गुड। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के एडिशनल टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो टर्म 2 एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। एडिशनल टॉपिक कौन से आ गए, मैं बताता हूँ। जैसे आप इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का सिलेबस ओपन करेंगे, जैसे कि आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है उसके अंदर लास्ट में गिवन है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, जिसके अंदर टर्म्स गिवन है बैंक रेट, रेपो रेट, ऐसे टोटल 7 टर्म्स गिवन होगी। तो ये सब टर्म 2 के अंदर पूछा जाएगा। अब बेसिकली ये चैप्टर बैंकिंग चैप्टर के अंदर से है ये टॉपिक, और ये टॉपिक टर्म 1 के अंदर आ चुका है, लेकिन अब इसको टर्म 2 के अंदर भी ऐड किया है। अब टर्म 1 और टर्म के अंदर क्या डिफरेंसेस है आपको पता है। टर्म 1 की प्रिपरेशन आपने एमसीक्यू बेस्ड के अकॉर्डिंग की थी, लेकिन टर्म 2 के अंदर सब्जेक्टिव पेपर आएगा। अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपको सब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग लिखना होगा। सो आज की वीडियो में हम इन सभी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। अब आपको पता है कि जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल कौन कौन करता है, एक तो आरबीआई और एक गवर्नमेंट। तो जो आज की वीडियो में हम सिर्फ आरबीआई को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी अडॉप्ट करता है, उस पॉलिसी का नेम है मॉनेटरी पॉलिसी। उसी तरह गवर्नमेंट भी एक पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, उसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को ही डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन सी, आरबीआई के अंदर जितने भी बैंक्स है वो सब आरबीआई के अंडर आते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, चाहे बीओबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, और एचडीएफसी हो गया। जितने भी बैंक्स है सब आरबीआई के अंडर आते हैं। अब किसी पीपल को, किसी बंदे को अगर लोन चाहिए होता है, अगर पैसे की जरूरत होती है, तो वो सीधा आरबीआई के पास नहीं जाता, वो सीधा बैंक्स के पास जाता है लोन लेने के लिए। उसी तरह अगर बैंक को भी लोन की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाता है, वो आरबीआई के पास जाता है। ये हो गया थोड़ा बेसिक चीजें। अब बात करते हैं टर्म्स की। तो फर्स्ट टर्म आती है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। द रेट एट विच आरबीआई ऑफर्स शॉर्ट पीरियड ऑफ लोन टू द कमर्शियल बैंक। द रेट मतलब कि आरबीआई जो लोन देगा कमर्शियल बैंक को, और फिर उस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर बीओबी बैंक आरबीआई के पास जाता है कि मुझे चाहिए लोन, आरबीआई के पास जाता है कि मुझे चाहिए लोन, तो आरबीआई उसको लोन दे देगा, लेकिन उसके बदले बीओबी को क्या देना होगा, इंटरेस्ट रेट देना होगा। अब जो इंटरेस्ट रेट बीओबी आरबीआई को देगा वो उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ये हो गया रेपो रेट, क्लियर। अब बात करते हैं बैंक रेट। जो बैंक रेट है और जो रेपो रेट है वो दोनों सिमिलर है, बस एक डिफरेंस है लॉन्ग टर्म का। बैंक रेट लॉन्ग टर्म पर दी जाती है और जो रेपो रेट है वो शॉर्ट पीरियड के लिए दी जाती है। अगर कोई नया नया बैंक है और उसको लोन चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेगा, जिसे बैंक रेट बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो आरबीआई है वो बैंक रेट के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट देगा। अगर वैसे बेसिकली बैंक्स को ज़्यादा दिन के लिए लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बेसिकली 10 से 15 दिन के लिए वो लोन लेते हैं, तो वो रेपो रेट के अकॉर्डिंग उनको लोन मिलता है। तो ये हो गया रेपो रेट और बैंक रेट। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स ऑफ रेपो रेट, रेपो रेट क्या था कि बैंक्स जा रहे हैं लोन लेने, किसके पास, आरबीआई के पास। अब इसका रिवर्स क्या होगा कि आरबीआई जा रहा है बैंक के पास लोन लेने। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, एक बार देखते हैं। द रेट एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ऐसी रेट जब आरबीआई डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो क्या है, कई कई बार बैंक्स के पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा हो जाता है। अब उस सरप्लस अमाउंट को वो खुद के पास तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो उनके लिए हानिकारक हो जाता है। तो वो उस अमाउंट को क्या करते हैं, आरबीआई को दे देते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि संडे की आरबीआई की छुट्टी होती है, तो संडे के दिन मान लो जो भी रिजर्व हुआ, जो भी सरप्लस अमाउंट था वो बैंक के पास ही रहेगा। और बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे को भी क्या है, ज़्यादातर लोग बैंक्स के अंदर नहीं जाते हैं लोन लेने या फिर अमाउंट डिपॉजिट कराने, क्योंकि आपको पता है रूल है बैंक्स का कि सेकंड सैटरडे को बैंक की छुट्टी होती है। अब क्या है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया सबको पता नहीं होता कि सेकंड सैटरडे कौन सा है, फर्स्ट सैटरडे कौन सा है, तो वो सैटरडे को भी नहीं जाते हैं मैक्सिमम लोग। तो 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, और कई कई बार स्ट्राइक भी करते हैं बैंक्स, तो 4-5 दिन की वो छुट्टी हो जाती है। तो उन दिनों जो भी सरप्लस अमाउंट इकट्ठा होता है, तो वो सरप्लस अमाउंट को वो आरबीआई को जमा करा देते हैं। अब बैंक जाएगा आरबीआई के पास कि साहब हमारे पास पैसा है, हमारा पैसा रख लो। तो फिर आरबीआई बोलता है ओके ओके, आपका डिपॉजिट हम रख लेंगे।
देन जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या है, अब डिपॉजिट जमा करा रहे हैं तो वो उसका इंटरेस्ट भी मांगते हैं आरबीआई से कि आप हमें इंटरेस्ट दो। तो फिर आरबीआई क्या बोलता है, बाप से इंटरेस्ट मांगेगा, शर्म नहीं आई। अब इस केस में क्या होता है, जो आरबीआई है वो कम इंटरेस्ट ही देता है कमर्शियल बैंक को। अब जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, अब इसके पास क्या हो गया, सरप्लस अमाउंट इकट्ठा हो गया, सरप्लस अमाउंट इकट्ठा हो गया, तो ये देगा आरबीआई को। तो अब जो आरबीआई को ये अपना पैसा दे रहा है तो उसके बदले ये डिमांड करता है क्या, ये डिमांड करेगा इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है, अप्रोक्स अगर मान लो अगर रेपो रेट 4% है। अब अगर आरबीआई ने लोन दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा को तो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा 4% का इंटरेस्ट रेट। अब रिवर्स में क्या होता है, एचडीएफसी बैंक आरबीआई को पैसे दे रहा है तो जो उसके बदले आरबीआई जो इंटरेस्ट देगा वो अप्रोक्स 3% के देगा। एक बार समअप करते हैं, रेपो रेट मींस कमर्शियल बैंक लोन लेने जा रहे हैं आरबीआई के पास और आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उसे रेपो रेट बोलते हैं। बैंक रेट क्या हो गया, जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक का जो डिपॉजिट है सरप्लस वो आरबीआई अपने पास खुद के पास रखता है और रखने के बदले वो जो इंटरेस्ट देता है वो उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं सीआरआर। अब सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। अब नाम से पता चल रहा है कि रिजर्व करके रखना, रिजर्व नाम आ रहा है ना तो रिजर्व करके रखना। अब एक बार डेफिनेशन देखते हैं, मिनिमम परसेंट ऑफ द टोटल डिपॉजिट कैप्ट विथ आरबीआई। मतलब कि जो भी टोटल डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास उसका कुछ परसेंट कहाँ रखाना पड़ता है, आरबीआई के पास, आरबीआई को देना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, इनके पास जितना भी पैसा होता है ना उस पूरे पैसे को ये मार्केट में रिलीज कर देते हैं। उससे क्या होगा, अब मार्केट में पैसा आ जाएगा तो जो लोग हैं उनके पास पैसा आ जाएगा। अब लोग क्या है, ऐड में चलेंगे कि देखो मेरे पास तो 1 लाख रुपए है। अब वो क्या है, डिमांड करेंगे। अब डिमांड की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो लेकिन गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि इन्फ्लेशन आए, तो वो क्या है, गवर्नमेंट बोलती है आरबीआई को कि जो ये कमर्शियल बैंक उड़ रहे हैं ना इनके पर काट दो। वो पर कैसे काटते हैं, जो सीआरआर है उसको इंक्रीज कर देते हैं। मतलब कि अप्रोक्स मान के चलो, अगर सीआरआर पहले 3% था, मतलब कि टोटल डिपॉजिट कितना है कमर्शियल बैंक के पास 100%, अब उसका 3% आरबीआई को दे दिया इन्होंने रखने के लिए। ये फिक्स्ड अमाउंट है, ये आरबीआई ही सेट करता है कि आपको इतना परसेंट हमें देना है। अब 97% उनके पास बचा। अब अगर आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया, मतलब 3 से इन्होंने कर दिया 5%, अब कमर्शियल बैंक के पास कितने बचे, 95% अमाउंट बचा। तो पहले 97 था तो अब 95 हो गया, तो कम हो गया ना। तो कम कहां से हुआ, जो कमर्शियल बैंक ने जो जनता के अंदर जो पैसा दे रखा था उस पैसे को वापस ले लेंगे। तो जो क्या है, इन्फ्लेशन एक तरह से डाउन हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। ये हो गया सीआरआर। देन बात करते हैं एसएलआर। एसएलआर क्या है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी यहाँ पर टर्म है, लिक्विडिटी का मतलब है कैश, जो कैश अमाउंट होता है। तो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड परसेंट ऑफ टोटल डिपॉजिट कैप्ट विद बैंक। अब क्या होता है, सीआरआर में क्या था, कुछ अमाउंट आरबीआई को देना पड़ता था। अब एसएलआर में क्या है, कुछ अमाउंट बैंक को खुद के पास भी रखना होता है। और वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विडिटी के फॉर्म में, मतलब कैश की फॉर्म में हो या फिर गोल्ड के फॉर्म में हो, खुद के पास रखना होता है। तो ये होता है अप्रोक्स 20% के समथिंग रखना होता है। तो सीआरआर और एसएलआर मिला के जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक के अप्रोक्स 23 से 25% जो पैसा है उसको फिक्स्ड, मतलब एक तरह से लॉक कर लेती है, उसको मार्केट में नहीं जाने देती। 3% मान लो सीआरआर हो गया और एसएलआर मान लो 20% हो गया, कई बार 21 भी जाता है, 22 भी जाता है। तो अप्रोक्स 20 से 25% क्या है, लॉक कर लेती है पैसे को, तो मार्केट में नहीं जा पाता। ये हो गया सीआरआर और एसएलआर। सो अब बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। एज यू कैन सी ओएमओ, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, क्या है, स्पेस की कमी है। तो क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द एजेंट्स इन द ओपन मार्केट। यहाँ पर ऐड कर लेना इन द ओपन मार्केट। तो क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। तो क्या है, एक आपने नाम सुना होगा LIC। तो क्या होता है, LIC के एजेंट्स आते हैं, आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि साहब 1 लाख रुपए दीजिए, आपको हम 10 साल के अंदर डबल कर देंगे। तो आप भी खुश हो जाएंगे कि यार पैसा है, दे देते हैं 1 लाख रुपए, 10 साल के अंदर डबल हो जाएगा। तो वो क्या है, एजेंट्स सिक्योरिटी के बदले आपके पास जो 1 लाख रुपए वो अपने पास ले लेंगे। तो क्या हुआ, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। तो परचेज उस बंदे ने तो आपकी जो 1 लाख रुपए है
वो ले लिए। अब आपके पास एक तरह से क्या हुआ, जो कैश था वो कम हो गया, आप डिमांड करना कम कर देंगे और उससे क्या होगा, मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी, मार्केट में जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन होगा तो वो कंट्रोल में हो जाएगा। तो ऐसे होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब ओपन मार्केट के अंदर जो एजेंट्स होते हैं वो सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी करते हैं, जिससे कि क्या हो, मार्केट सप्लाई कंट्रोल में आ सके। ये हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन, बेसिकली एजेंट्स के द्वारा की जाती है। एजेंट्स गवर्नमेंट के होते हैं, फिर आरबीआई के होते हैं। अब बात करते हैं एमआर। सो एमआर मीन्स मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये क्या है मार्जिन रिक्वायरमेंट? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन। मतलब डिफरेंस होता है ये वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो आपने सिक्योरिटी दी है, जो कोलेटरल दिया है जिसे कोलेटरल बोलते हैं, एंड अमाउंट ऑफ लोन, जो आप अमाउंट ऑफ लोन, जो लोन आप कितने का ले रहे हो, उसका जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब एक बंदा है, वो गया बैंक के पास कि मुझे लोन चाहिए, तो कितने का लोन चाहिए, मुझे चाहिए कार लोन चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 10 लाख रुपीस का मुझे लोन चाहिए। अब बैंक्स बोलते हैं कि कोलेटरल लेके आओ, कुछ सिक्योरिटी लेके आओ, तो आप अपने घर को गिरवी पे रख देते हैं। तो मैंने कोलेटरल के तौर पर रख दिए घर को। अब घर की वैल्यू क्या 10 लाख रुपए है? नहीं, घर की वैल्यू अप्रोक्स होगी 25 लाख रुपए के अकॉर्डिंग। 10 लाख का लोन मिल गया, 25 लाख के जो सिक्योरिटी है, कोलेटरल है, वो हमने दे दी। अब जो मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो एम आर हुआ, वो कितना हुआ, 25 माइनस 10 लाख, तो कितना आया, 15 लाख का क्या हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू सिक्योरिटी, कोलेटरल एंड द अमाउंट ऑफ लोन। तो ये हो गए पूरी 7 टर्म्स मैंने आपको समझा दी है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो भी चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करके जाना। थैंक यू।